Okay, hello, once again, good afternoon all of you. In the fundamental of nursing, in the previous class, we discussing about the heading, the mobility and the body mechanics. Same is this. Today we also continue with the same heading, the body mechanics and the mobility. In this today we continue with the factors affecting body mechanics and the mobility. ठीक है, मतलब जो इस हेडिंग का मतलब ये रहेगा कि ऐसे कौन कौन से जो फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, मतलब ऐसी कौन कौन सी जो सिचुएशंस होती है जिसके अंदर इंडिविजुअल पर्सन अपना जो बॉडी मैकेनिक्स, ठीक है, मतलब जो कोई भी जो मूवमेंट या फिर कोई भी जो एक्टिविटी वगैरह करना चाहता है, ठीक है, तो उसके दौरान उस टाइम के अंदर कौन कौन सी ऐसी जो सिचुएशंस होती है जिसके अंदर पर्सन होता है वो अच्छी तरह से अपना जो पोजीशन को मेंटेन करने के बाद में कोई भी एक्टिविटी होता है वो परफॉर्म नहीं कर सकता, मतलब उसके अंदर रुकावट आ जाती है, ठीक है, उसको जो मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है और वो अच्छी तरह से मूवमेंट होगा वो नहीं कर पाता है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। As during the movement or any activity, मतलब जो मूवमेंट्स और जो एक्टिविटी वगैरह होती है बॉडी का मैकेनिक्स जो होता है उसके अंदर फॉलोज बाय द मस्कुलोस्केलेटल और द न्यूरोलॉजिकल कोऑर्डिनेशन, ठीक है, मतलब जो मेन जो हमारा जो मूवमेंट होता है और उसका जो एक्टिविटी वगैरह होती है वो हम कब परफॉर्म कर पाते हैं, जिसका जब टाइम के अंदर हमारा जो मस्कुलोस्केलेटल मतलब हमारी जो बोन्स, हमारे जो मसल्स, हमारे जो जॉइंट्स और उसके अंदर जो कार्टिलेज वगैरह जो उसके जो टिश्यू वगैरह सपोर्टिंग टिश्यू होते हैं उनके अंदर या फिर हमारा जो ब्रेन के द्वारा जो रेस्पॉन्स आते हैं जैसे कि बेसल गैंग्लिया वाला पार्ट, बेसल कॉर्टेक्स वाला पार्ट और जो सैलिवेलम वाला पार्ट, ठीक है, तो ये दोनों सिस्टम के जो पार्ट्स होते हैं इनके अंदर कोऑर्डिनेशन होता है। जैसे कि ब्रेन होता है वो ब्रेन रेस्पॉन्स देता है कि अभी आपको मूवमेंट करना है, तो ब्रेन होगा वो जो रेस्पॉन्स किसको देगा, मसल्स को, मसल्स के द्वारा जो मूवमेंट होगा वो रहेगा और वो उसके जो सपोर्टिंग टिश्यू या फिर जो ज्वाइंट्स के द्वारा मूवमेंट उसके अंदर होगा और ज्वाइंट्स वो बनेगा किससे, बोन्स के द्वारा, ठीक है, तो ये दोनों जो सिस्टम होता है वो एक दूसरे से कोरिलेटेड मतलब कोऑर्डिनेटर के साथ में चलते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेशन अपने साथ में मेल मिलाप उसके अंदर रहता है, एक दूसरे को सपोर्टिंग के बेस के ऊपर रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा विद द बैलेंस ऑफ द ऑल बॉडी पार्ट्स ऑफ द सिस्टम, ठीक है, इसके अलावा और जो अदर जो बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं जैसे कि हमारा ईयर्स वाला पार्ट होता है तो वो हमारी बॉडी के अंदर बैलेंस करने के लिए काम आता है, ठीक है, इसके अलावा जो आंख होगी तो उसके द्वारा हम विजन करेंगे तो हमको मूवमेंट करने के लिए इजी उसके अंदर रहेगा, ठीक है, तो इसके अलावा अदर जो बॉडी के ऑर्गन्स होता है वो भी उसके अंदर अफेक्टेड उसके अंदर रहेंगे, ठीक है। Then next the many factors affected it as following, ठीक है, और इसके अंदर जो बहुत सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो उसके इंडिविजुअल पर्सन की जो मोटिलिटी मतलब उसका जो मूवमेंट और उसकी जो एक्टिविटी वगैरह होती है उसको अफेक्टेड करेगा। तो उसके अंदर ये जो फॉलोइंग कॉजेस रहेंगे जिसकी वजह से इंडिविजुअल पर्सन को मोबिलिटी मतलब मूवमेंट करने के लिए और जो बॉडी मैकेनिक्स के लिए उसके अंदर अफेक्टेड रहेगा, मतलब उसको प्रभावित करेगा, ठीक है। तो उसके अंदर फर्स्ट वन रहेगा द कंजेनाइटल डिफेक्ट, ठीक है, तो फर्स्ट जो फैक्टर रहेगा जिसकी वजह से जो बॉडी मैकेनिक और द मोबिलिटी होती है वो अफेक्टेड रहेगी। तो फर्स्ट जो कंडीशन आती है बॉडी के अंदर जो कंजेनाइटल डिफेक्ट, ठीक है, मतलब उसका मतलब ये होता है कि कोई छोटा बच्चा होता है वो जन्म के टाइम के अंदर उसके अंदर कुछ तकलीफ होती है, ठीक है, मतलब जो मसल से रिलेटेड, बोन से रिलेटेड या फिर जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड उसको कुछ प्रॉब्लम होती है या फिर इसके अलावा अनदर कोई बॉडी के सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो उसकी वजह से वो मूवमेंट होता है वो नहीं कर पाता, ठीक है। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे के अंदर कंजेनाइटल डिफेक्ट होते हैं जैसे कि हिप डिसलोकेशन, ठीक है, मतलब आप आगे वाले पोर्शन के अंदर आप देखोगे कि इंडिविजुअल पर्सन का ये पांव वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, तो पांव वाला पार्ट के अंदर जो डिफेक्ट उसके अंदर अराइज हो जाता है। ओके, तो बहुत सारी जो कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स होती है जैसे कि इंडिविजुअल पर्सन, आपने एक छोटे बच्चे को कभी देखा होगा कि इसका जो ये पांव वाला जो ये पार्ट होता है, ठीक है, तो ये जो पांव वाला जहां पे हम जूता पहनते हैं तो उस पार्ट के अंदर आपने देखा होगा कि ये अलग अलग तरीके से मुड़ा हुआ होता है, ठीक है, किसी के अंदर
मुड़ा हुआ होता है, किसी के अंदर इस वे के अंदर पाँव वगैरह होता है, ठीक है। तो वो जो कंडीशंस होती है उसको हम क्लब फुट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जो क्लब फुट वाले जो ये एक टाइप का जो जन्मजात मतलब उसके अंदर जो जेनेटिक जो डिसऑर्डर होता है उसके बर्थ के टाइम से अफेक्टेड रहता है, ठीक है। इसके अलावा आपने देखा होगा छोटे बच्चे के अंदर कि एक जो पाँव होता है वो उसके अंदर ऊपर नीचे होता है, एक पाँव होता है वो उसका इस वे के अंदर ऊपर वाला पार्ट होगा, ठीक है। तो इसके अंदर जो पर्सन होगा, जो छोटा बच्चा होगा, वो मूवमेंट होगा वो नहीं रहेगा, उसका बैलेंस होगा वो अच्छी तरह से नहीं हो पाता, क्योंकि एक पाँव होगा वो छोटा होगा, एक पाँव होगा उसके अंदर बड़ा होगा, ठीक है। तो ये उसके अंदर जो जन्मजात प्रॉब्लम होती है, मतलब जब वो बर्थ लेता है तो उसी के टाइम से वो उसके अंदर डिफेक्ट होता है वो उसके अंदर प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। इसके अलावा अदर जो प्रॉब्लम्स होती है कि छोटे बच्चे के अंदर अभी कभी कभी आपने देखा होंगे कि पाँव होते हैं, हमारे जो पाँव होते हैं वो सीधे होते हैं, ठीक है। बट किसी बच्चे के अंदर पाँव देखा होंगे तो इस वे के अंदर धनुष के शेप के होते हैं, ठीक है। तो धनुष के शेप के जो पाँव होंगे तो बच्चा होगा वो मूवमेंट होगा इस तरीके से करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो मूवमेंट करने के अंदर उसका बैलेंस नहीं हो पाएगा और उसको मूवमेंट करने के लिए, एक्टिविटी करने के लिए परेशानी वगैरह उसके अंदर हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा जो कंजेनिटल डिफेक्ट के अंदर अदर प्रॉब्लम आएगी, जैसे कि पोलियो हो जाता है। छोटे बच्चे के अंदर आपने देखा होगा कि पोलियो होता है तो उसकी जो पाँव वगैरह जो मूवमेंट करने वाले जो पाँव वगैरह होते हैं वो उसके अंदर अच्छी तरह से मूवमेंट नहीं कर पाते, तो उसकी वजह से भी जो एक्टिविटी या फिर जो बॉडी मैकेनिक होता है वो उसके अंदर अफेक्टेड रहेगा, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट कंडीशन कंजेनिटल डिफेक्ट होता है वो जन्मजात उस बच्चे के अंदर ऐसी जो कंडीशन होती है जिसकी वजह से वो अच्छी तरह से मूवमेंट होता है वो नहीं कर पाता है। The next second जो फैक्टर्स रहेगा अबाउट द न्यूरोमस्कुलर डेफिसिट, ठीक है। तो वर्ड न्यूरोमस्कुलर डेफिसिट का मतलब रहेगा, न्यूरो का मतलब रहेगा कि ब्रेन की जो सेल्स होती है जिसको न्यूरॉन्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसके अलावा जो मसल्स वाला जो पार्ट होता है और जो बोन्स वाला जो पार्ट होता है, तो इन दोनों के बीच के अंदर जो कोऑर्डिनेशन होता है वो अच्छी तरीके से नहीं हो पाता, ठीक है। मतलब ऐसा होता है कि जब भी हमको कोई मूवमेंट वगैरह करना होता है तो सबसे पहले जो रेस्पॉन्स होता है वो ब्रेन को मिलता है और ब्रेन से जो रेस्पॉन्स होता है वो मसल्स को आता है और मसल्स होती है वो आगे बोन की तरफ जो होता है और जो जॉइंट्स और जो बोन्स के द्वारा जो मूवमेंट होता है वो फुलफिलमेंट जो कोई भी एक्टिविटी होती है वो हो जाती है, ठीक है। बट इन दोनों के बीच के अंदर यदि कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है, यदि मसल्स वाले पार्ट के अंदर ब्रेन के रेस्पॉन्स नहीं आता है, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम पैरालिसिस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो उस पैरालिसिस वाली कंडीशन के अंदर कोई भी सेंसेशन नहीं होता है, पेन वगैरह नहीं होता है, डिस्कम्फर्टेंस वगैरह कुछ भी उसके अंदर फील नहीं होता है और मूवमेंट होगा वो भी उसके अंदर नहीं हो सकता है, क्योंकि ब्रेन होता है उसकी जो न्यूरॉन्स उसके जो रेस्पॉन्स होता है वो ही उसके अंदर नहीं आ रहा है, तो उसके अंदर मूवमेंट होगा वो उसके अंदर नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स होती है, इसके अलावा जो एक्टिविटी होती है, ठीक है, तो एक्टिविटी करवाने के लिए जो फैक्टर्स जो ऐसे केमिकल्स होते हैं वो ब्रेन के अंदर रिलीज होते हैं, ठीक है। मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट करवाने के लिए मसल्स और जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके लिए जो फैक्टर्स होते हैं, एक जो केमिकल्स होते हैं जिनको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते हैं, ठीक है। मतलब जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो ब्रेन की जो सेल्स होती है और मसल्स के बीच के अंदर जो मूवमेंट करवाने के लिए जो फैक्टर्स होता है वो केमिकल्स होता है, ठीक है। और उन केमिकल्स को हम न्यूरोट्रांसमीटर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसके अलावा जो नर्व्स वगैरह होती है वो उसके अंदर अफेक्टेड होती है, ठीक है। तो यदि इस न्यूरॉन्स के अंदर या फिर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो केमिकल्स होते हैं उन सब के अंदर यदि अफेक्टेड होता है तो बहुत सारी ऐसी जो बीमारियां होती है जैसे कि मिस्थेनिया ग्रेविस, पार्किंसंस नाम की जो डिजीज होती है, तो ये सब जो बीमारियां होती है वो मस्कुलोस्केलेटल या फिर न्यूरोमस्कुलर जो जंक्शन होता है उसके अंदर अफेक्टेड करती है और उसकी वजह से पर्सन होता है वो फ्रीली कोई भी मूवमेंट होता है वो अपना नहीं कर पाता, ठीक है। The next one, the musculoskeletal defect, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट जो कंडीशन जो फैक्टर रहेगा जो इंड्यूस पर्सन की जो मोबिलिटी मतलब उसका जो मूवमेंट और एक्टिविटी को अफेक्टेड करेगा वो रहेगा अबाउट द मस्कुलोस्केलेटल डिफेक्ट, ठीक है। द वर्ड मस्कुलो का मतलब रहेगा मसल्स के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, मसल्स के अंदर
अंदर कोई नर्व्स का रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, मसल्स के अंदर कुछ उसका साइड जो शेप छोटा हो गया है, स्केलेटल का बोन्स के अंदर कुछ डिफेक्ट है, बोन्स है वो बहुत ही सडन जो अबनॉर्मल साइज की छोटी साइज की बोन्स है, बोन के अंदर जो सडन आ गई है, ठीक है, उसके अंदर जो छोटे छोटे छिद्र उसके अंदर हो गए, ठीक है, बोन है बहुत ही वीक टाइप की है, ठीक है, ज्वाइंट है तो ज्वाइंट अच्छी तरह से नहीं हुआ है, ज्वाइंट के अंदर डिफेक्ट है, ठीक है, ज्वाइंट के आसपास का जो टिश्यू होता है वो उसके अंदर सही तरीके से नहीं बना हुआ है, ठीक है, या फिर इसके अलावा कोई फ्रैक्चर हो गया, अभी फ्रैक्चर हो गया उसके अंदर सूजन वगैरह आ गई, या फिर कोई अदर कोई बीमारी उसके अंदर हो गई है, ठीक है, तो ये सब जो फैक्टर्स होते हैं वो मसल से और उसके आसपास के जो टिश्यू होते हैं उससे रिलेटेड, या फिर जो मसल्स या फिर जो बोन्स वगैरह होती है उससे रिलेटेड होता है, ठीक है, तो इन सब के अंदर यदि कोई डिफेक्ट होगा, यदि बोन्स के अंदर फ्रैक्चर हो गया, अभी ये हाथ है पहले ऐसा होना चाहिए था, ये यदि कट गया, ठीक है, पर्सन होगा वो ऐसा हो जाएगा, एक हाथ होगा इसके अंदर नहीं होगा, ठीक है, तो क्या वो मूवमेंट कर सकता है? नहीं कर सकता, ठीक है, मसल्स है, ठीक है, अभी ये मसल्स पूरी यहाँ से यहाँ तक होनी चाहिए, यदि कोई बर्न हो गया मतलब उसकी स्किन वगैरह जल गई, या फिर कोई अदर कोई उसकी बीमारी वगैरह लग गई, ट्यूमर वगैरह हो गया, कैंसर वाली कंडीशन हो गई, ठीक है, बोन हो गया वो इस तरीके से सीधी थी, बोन है फ्रैक्चर होने के बाद में ऐसे हो गए, क्या वो अच्छी तरह से मूवमेंट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो इसकी वजह से यदि किसी को मसल से या फिर बोन से या फिर कोई अदर उसके जो टिश्यू होते हैं उनके अंदर कोई अफेक्टेड मतलब उसके अंदर कोई इंजरी वगैरह हो जाती है, तो उस कंडीशन के अंदर भी पर्सन होगा वो फ्रीली अपना मूवमेंट होगा वो नहीं कर पाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन द क्रोनिक हेल्थ प्रॉब्लम, ठीक है, इसके अलावा किसी पर्सन को लंबे समय से कोई सीरियस कोई बीमारी है, ठीक है, आपने भी फील किया होगा कि किसी पर्सन को यदि लंबे समय से कोई बीमारी होती है, ठीक है, भले वो न्यूरोमस्कुलर से रिलेटेड नहीं हो, बोन से रिलेटेड नहीं हो, मसल से रिलेटेड नहीं हो, ठीक है, पर भले उसको किसी और सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम है, ठीक है, अब वो पर्सन होगा उसको सांस लेने के अंदर तकलीफ होती है, ठीक है, सर्कुलेशन उसका अच्छे से नहीं है, हार्ट का उसके अंदर छाती के अंदर दर्द होने लग जाता है, ठीक है, बोन्स मसल्स और ब्रेन उसका सही है, ठीक है, पर उसको किसी और सिस्टम की बीमारी है, ठीक है, तो उसके अंदर भी पर्सन होगा वो अच्छे से जो बॉडी मैकेनिक्स मतलब मोबिलिटी हो गया वो नहीं कर पाएगा। इसका रीजन ये होगा क्योंकि आपने देखा कि मूवमेंट करने के लिए सारी जो ऑर्गन्स होना चाहिए उनका भी सही तरीके से बैलेंस होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि देखो सांस लेने की तकलीफ होगी तो मसल्स वगैरह ऑक्सीजन सर्कुलेशन नहीं मिल पाएगा, एनर्जी नहीं मिल पाएगी, तो पर्सन होगा डेफिनेटली वो मूवमेंट नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो ये उसके अंदर कोऑर्डिनेट रहेगा, तो यदि लंबे समय से कोई उसको बीमारी वगैरह रहेगी तो उसके अंदर भी पर्सन होगा वो मूवमेंट नहीं कर पाएगा, ठीक है। Then next one the trauma and the injury, ठीक है, इंडिविजुअल पर्सन को कोई ट्रॉमा मतलब ट्रॉमा का मतलब होता है उसको कोई चोट लग गया, एक्सीडेंट हो गया, उसका हाथ कट गया, ठीक है, अदर कुछ प्रॉब्लम उसको हो गया, ठीक है, तो उसके अंदर भी पर्सन होगा उसको कुछ इंजरी वगैरह हो जाती है तो मूवमेंट होता है वो नहीं कर पाता है, ठीक है। Then next one the mood or the other mental disorder, ठीक है, इसके अलावा पर्सन का जो साइकेट्रिक प्रॉब्लम मतलब जो मेंटल डिसऑर्डर पागल पर्सन होता है तो उसको भी मूवमेंट करने के लिए प्रॉब्लम होता है, ठीक है, आपने जो केस देखा होगा कि डिप्रेशन का पर्सन होता है, ठीक है, तो डिप्रेशन का पर्सन होता है वो लंबे समय तक ऐसे बैठा रहता है, ठीक है, उसको कुछ भी मूवमेंट करने का ट्राई नहीं करता, ठीक है, तो पर्सन होगा वो लंबे समय से इसी पोजीशन के अंदर रहेगा, ठीक है। इसके अलावा एंजाइटी वाला मतलब किसी को डर लगा हुआ रहता है, ठीक है, तो जिसको एकदम बहुत ही घबराया हुआ जो घबराहट वाला पेशेंट होता है बहुत ही एंजाइटी उसको रहती है और उसके दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा होता है, ठीक है, तो वो पर्सन भी लंबे समय तक इस वे के अंदर एक ही जगह के ऊपर बैठा हुआ रहेगा, ठीक है। इसके अलावा कोमा के अंदर पेशेंट देखा होंगे तो लंबे समय से तो इस कंडीशन के अंदर ही बैठे होते हैं, तो बहुत सारे जो मूड की कंडीशन या फिर जो मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, तो ये मेंटल डिसऑर्डर्स के अंदर जो पर्सन होता है वो उसके अंदर अच्छी तरह से जो एक्टिविटी जो मूवमेंट होता है वो परफॉर्म नहीं कर पाता है, तो उसकी वजह से भी बॉडी मैकेनिक मतलब उसका बॉडी का पोस्चर होगा वो अफेक्टेड करेगा और एक्टिवली वो मूवमेंट होगा वो नहीं कर पाएगा, ठीक है।
तो ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं, जो इंडिविजुअल पर्सन का जो मूवमेंट होता है, एक्टिविटी होता है, वो बॉडी का पोस्चर मेंटेन करने के लिए अफेक्टेड उसके अंदर रहेगा। ओके, द नेक्स्ट वन द इम्पैक्ट ऑफ द इमोबिलिटी एंड द इनएक्टिविटी। ठीक है, मतलब जो इस हेडिंग का मतलब ये रहेगा द इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का मतलब होगा कि उसका जो अफेक्ट क्या पड़ेगा, मतलब उसका जो असर क्या पड़ेगा इन द कंडीशन ऑफ द इमोबिलिटी एंड द इनएक्टिविटी। ठीक है, मतलब इस पूरी हेडिंग का मतलब ये रहेगा कि इंडिविजुअल पर्सन, मतलब कोई भी जो पर्सन होता है, यदि अच्छी तरीके से मूवमेंट नहीं कर पाता है, कोई भी एक्टिविटी होगा वो सही तरीके से नहीं कर पाता है, या फिर लंबे समय से जो इनएक्टिव रहता है, मतलब कोई भी एक्टिविटी वगैरह नहीं करता है, तो उसकी वजह से उसकी बॉडी के ऊपर, उसकी जो थिंकिंग, उसकी जो पर्सनैलिटी, लाइफ स्टाइल के ऊपर क्या इम्पैक्ट का मतलब असर क्या पड़ेगा। ठीक है, मतलब जो कोई भी पर्सन यदि लंबे समय से ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है, इसके अलावा अदर उसको कुछ प्रॉब्लम वगैरह है, ठीक है, तो उसके अंदर कोई भी वो मूवमेंट नहीं कर पाता है, तो उसकी वजह से उसका बॉडी के ऊपर या फिर उसके लाइफ स्टाइल के ऊपर क्या असर पड़ेगा, तो वो इसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो उसके अंदर रहेगा द मसल्स एंड द बोन्स वीकनेस। ठीक है, मतलब इस कंडीशन के अंदर तो उसकी जो बोन्स रहेगी और मसल्स के अंदर वीकनेस उसके अंदर आएगी, और धीरे धीरे जो मसल्स वगैरह रहेगी वो उसके अंदर डैमेज हो सकती है। ठीक है, इसके अंदर ऐसा रहेगा कि बोन्स होगी वो उसके अंदर धीरे धीरे जो ऐसी इसी कंडीशन के अंदर रहेगी, तो उसके अंदर अबनॉर्मल टाइप का शेप उसका हो सकता है, साइज उसकी छोटी हो सकती है। इसके अलावा उस बोन के अंदर छोटे छोटे जो छेद उसके अंदर हो सकते हैं, सड़न उसके अंदर आ सकती है। बोन का जो शेप होता है वो जो अबनॉर्मल टाइप का उसके अंदर हो सकता है। इसके अलावा जो मसल्स होती है उसके अंदर जो लंबे समय तक एक ही कंडीशन के अंदर रहने की वजह से आपने जो नाम सुना होगा बेड शोर। ठीक है, मतलब जो पर्सन जो हॉस्पिटल के अंदर होते हैं वो लंबे समय तक यदि एक ही बेड के ऊपर सोए हुए रहते हैं, ठीक है, तो उनके अंदर जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, मतलब जो ज्यादा प्रेशर लगने वाले जो बॉडी के जो पार्ट होते हैं उनके अंदर जो बेड शोर हो जाता है, मतलब जो स्किन होती है वो ज्यादा रगड़ने की वजह से या फिर लंबे समय से प्रेशर लगने की वजह से उसके अंदर जो मसल्स या फिर उसका जो टिश्यू होता है उसके अंदर डैमेज हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा मसल से यदि लंबे समय तक हमारा मसल्स का ये क्राइटेरिया होता है कि यदि लंबे समय से यदि वो यूज के अंदर नहीं आती है तो अपना साइज होता है वो छोटा कर देती है। ठीक है, इसके अलावा यदि मेरा हाथ इतना लंबा है, ठीक है, और यदि इसके अंदर मसल से छोटी हो जाएगी तो मेरा हाथ होगा वो इस तरीके से इतना छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इस तरीके से घूमूंगा। ठीक है, तो ये मेरा लंबा तो साइज नॉर्मली इस वे के अंदर रहता है। ठीक है, बट ऐसे मसल्स या फिर बोन्स के अंदर साइज इसके अंदर अफेक्टेड पड़ा तो हाथ होगा इस वे के अंदर हो जाएगा, तो इस तरीके से हमको काम करना पड़ेगा, तो हाथ वो छोटा हो गया। ठीक है, इसके अलावा स्किन का या फिर जो मसल्स का उसके अंदर डैमेज हो सकता है, बोन्स के अंदर सडन आ सकती है, कुछ और जो प्रॉब्लम उसके अंदर अराइज हो सकती है, साइज और उसका जो शेप होता है वो उसके अंदर चेंजेस हो सकता है। ठीक है, Then next altered in the physical and the physiological criteria। ठीक है, और इंडिविजुअल पर्सन के जो अदर जो सिस्टम होता है, ठीक है, तो वो सिस्टम भी उसके अंदर अफेक्टेड होता है, उनकी जो फिजियोलॉजी मतलब जो बहुत सारे सिस्टम का जो फंक्शन और उनके स्ट्रक्चर के अंदर भी प्रॉब्लम उसके अंदर अराइज हो सकता है। ठीक है, और उसके अंदर आप देखेंगे कि यूरिनरी डिफेक्ट, ठीक है, मतलब जो लंबे समय से जो पर्सन होता है वो कोई भी यदि मूवमेंट नहीं कर पाता है तो उसका यूरिन होगा वो उसके अंदर यूरिन उसके अंदर भरा हुआ ही रहेगा। ठीक है, और लंबे समय तक यूरिन उसके अंदर भरा हुआ रहेगा तो उसके अंदर बहुत सारे यूरिन के रिलेटेड इंफेक्शन हो सकते हैं। ठीक है, और इंफेक्शन होने की वजह से उसका स्ट्रक्चर होता है वो डैमेज हो सकता है यूरिनरी सिस्टम का। ठीक है, किसकी वजह से हुआ, कोई भी मूवमेंट या फिर एक्टिविटी नहीं करने की वजह से। ठीक है, और धीरे धीरे उसके अंदर पथरी वगैरह होती है वो भी उसके अंदर बन सकती है। ठीक है, इसके अलावा रहेगा सर्कुलेशन, मतलब जो हार्ट का जो सिस्टम होता है वो भी उसके अंदर अफेक्टेड बढ़ेगा कि ये एक ही जगह के एक ही पोजीशन के अंदर रहेगा तो ज्यादा प्रेशर वाला एरिया होगा उसके अंदर सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा और पूरी बॉडी के अंदर भी सर्कुलेशन होता है वो उसके अंदर अफेक्टेड हो सकता है और हार्ट को उसके अंदर ज्यादा काम उसके अंदर करना पड़ेगा, तो सर्कुलेशन का जो सिस्टम होता है वो भी उसके अंदर अफेक्टेड रहता है। ठीक है,
देन नेक्स्ट वन द मसल्स स्ट्रेच, ठीक है। जो मसल्स की जो एक्टिविटी होती है, मसल्स की जो ताकत होती है वो उसके अंदर धीरे धीरे अफेक्टेड करेगी। जो वो मसल्स और बोन वाला सिस्टम होता है वो उसके अंदर अफेक्टेड रहेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट द मूड एंड द लाइफस्टाइल, इंडिविजुअल पर्सन का मूड और जो थिंकिंग होती है वो भी उसके अंदर, उसका लाइफस्टाइल होता है वो उसके अंदर अफेक्टेड करेगा। आप देखिए कि यदि आप पूरे दिन घर के अंदर रहते, कोई भी मूवमेंट वगैरह नहीं कर पाते, पूरे दिन सोए हुए रहते, ठीक है, तो बॉडी होती है उसके अंदर जकड़न आ जाती है, उनको ऐसा सूजन जैसा या फिर उसके अंदर जो तनाव के जैसा उसके अंदर फील होता है, ठीक है। या फिर इससे जब मूडलेस, उसके अंदर बोर्डम, मतलब हमको बोरिंग फील होता है, ठीक है, कुछ भी हमको अच्छा नहीं लगता है, इरिटेबिलिटी उसके अंदर रहती है। तो बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स होती है वो अपने मूड और उसकी जो मेंटल हेल्थ, उसकी जो लाइफस्टाइल होती है वो भी उसके अंदर अफेक्टेड, उसके अंदर असर होगा वो पड़ता है, ठीक है। देन नेक्स्ट रेस्पिरेटरी स्ट्रेंथ, ठीक है। और इंडिविजुअल पर्सन होगा यदि जो अच्छी तरीके से मूवमेंट करेगा तो सांस लेने का तरीका होगा, मतलब जो मसल्स वगैरह होते हैं ब्रीदिंग के अंदर, जैसे हम सांस लेते हैं, ठीक है, एज एग्जाम्पल जैसे कि हम ज्यादा वर्क करते हैं, ठीक है, ज्यादा तरीके से काम किया और उसके बाद में करने के बाद में इस तरीके से यदि हम सांस लेने का पैटर्न हमारे अंदर रहेगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारे जो सांस लेने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल जो मसल्स होती है, लंग्स का जो फंक्शन होता है वो उसके अंदर इंप्रूव होता है, ठीक है। बट यदि मूवमेंट वगैरह नहीं कर रहे हैं, लंबे समय से एक ही कंडीशन के अंदर हो रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर जो रेस्पिरेटरी जो रास्ता होता है, सांस लेने का जो रास्ता होता है उसके अंदर भी जो अफेक्टेड जो रुकावट वगैरह आ सकती है, सांस लेने के अंदर उसको तकलीफ होती है। जैसे कि आपने ओल्ड एज पर्सन या फिर लंबे समय से जो हॉस्पिटल के अंदर बेड पे होते हैं, ठीक है, तो उनको आपने देखा होगा कि उनको थोड़ा बहुत मूवमेंट करवाते हैं, छाती के ऊपर आपको इसलिए के अंदर करते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होता है कि उसको सांस लेने के अंदर तकलीफ नहीं हो, ठीक है, और सोते रहेंगे तो उसको सांस लेने के अंदर तकलीफ होती है, वो रहती है, ठीक है। तो ये भी कंडीशन आएगी, वो रेस्पिरेशन के ऊपर भी अफेक्ट उसका पड़ेगा, ठीक है। The next one, the impaired self image due to the abnormal body posture, ठीक है। और इसके अलावा खुद की जो इमेज होगी, मतलब इंडिविजुअल पर्सन की जो सेल्फ इमेज या फिर जो सेल्फ रेस्पेक्ट होगी या फिर उसका जो बॉडी का जो लुक होगा, ठीक है, उसके अंदर भी अफेक्टेड उसके अंदर रहेगा, ठीक है। तो बॉडी का जो सेल्फ इमेज होगा, उसकी जो ब्यूटी होगी उसके ऊपर अफेक्ट कैसे पड़ेगा, तो रहेगा अबनॉर्मल बॉडी पोस्चर, मतलब बॉडी का पोस्चर होना चाहिए वो एकदम सीधा इस तरीके से होना चाहिए इंडिविजुअल पर्सन का, ठीक है। बट यदि पर्सन का जो बॉडी पोस्चर यदि वो ऐसा होता है, ठीक है, अभी कोई पर्सन है वो यदि इस तरीके से चलता है तो उसकी ब्यूटी होती है वो अच्छी नहीं रहती, ठीक है। इसके अलावा इंडिविजुअल पर्सन यदि इस तरीके से चलता है, ठीक है, ये वाला पार्ट के अंदर गया हुआ है, ठीक है, इस तरीके से चलेगा तो वो भी उसके अंदर बॉडी अफेक्टेड उसके अंदर करेगी, ठीक है। तो इसकी वजह से उसकी जो बॉडी की जो ब्यूटी होती है वो उसके अंदर अफेक्टेड रहेगी, ठीक है। देन नेक्स्ट अबनॉर्मल मूवमेंट, ठीक है, और इसके अंदर जो सेल्फ इमेज रहेगी वो अबनॉर्मल मूवमेंट उसके अंदर अराइज हो सकता है। जैसे कि पर्सन होगा वो यदि लंबे समय से मूवमेंट नहीं करेगा तो उसकी मसल्स और बोन्स के अंदर अफेक्टेड रहेगा, तो उसको चलने फिरने के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। इंडिविजुअल पर्सन होगा वो सही तरीके से मूवमेंट होगा वो भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट लैक ऑफ द न्यूरोलॉजिकल कोऑर्डिनेशन, ठीक है, और इसके अलावा लंबे समय से यदि कोई मसल्स का या फिर बोन्स का मूवमेंट नहीं होता है इंडिविजुअल पर्सन, तो उसके अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं वो उसके अंदर डीएक्टिव हो जाता है। यदि लंबे समय से यदि न्यूरॉन्स उसके अंदर कोऑर्डिनेशन के अंदर नहीं होते हैं तो उस जगह के ऊपर जो न्यूरॉन्स का जो रेस्पॉन्स होता है वो उसके अंदर कोऑर्डिनेशन होता है वो उसके अंदर कमी आ जाती है और उससे जो मूवमेंट होगा वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाता, ठीक है। देन नेक्स्ट पेन और द डिस्कम्फर्टनेस, ठीक है, लंबे समय से यदि कोई पर्सन होता है एक ही पोजीशन के अंदर, आपने सोते हुए भी देखा होगा कि रात को सोते समय यदि आप ऐसे कैसे सोते रहते हैं, ठीक है, तो मॉर्निंग में उठकर आप देखोगे कि इस पे के अंदर तो गर्दन ऐसे करोगे तो आपको पेन फील होगा, ठीक है। तो इसी की वजह से कोई पर्सन यदि लंबे समय से एक ही पोजीशन के अंदर यदि रहता है, ठीक है, तो एक ही पोजीशन के अंदर रहेगा तो उसके अंदर उसको पेन रहेगा और उसको डिस्कम्फर्टनेस मतलब जो आराम रहेगा वो उसको आराम फील उसके अंदर नहीं हो
होता है, मसल्स के अंदर जकड़न आ जाती है, सूजन वगैरह आ जाती है, उसके अंदर खिंचाव वगैरह रहेंगे तो उसको पेन और डिस्कम्फर्टनेस उसको फील होगा। ठीक है, द नेक्स्ट चांस ऑफ द फॉल एंड द इंजुरी। ठीक है, इसके अलावा जो फॉल एंड द इंजुरी मतलब उसके अंदर उसको गिरने का चांस हो सकता है। यदि पर्सन होगा वो लंबे समय से यदि मूवमेंट नहीं किया है और उसके अंदर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन मतलब जो नर्वस सिस्टम का और बोन्स का मसल्स के ऊपर जो कोऑर्डिनेशन नहीं है तो पर्सन होगा वो चलते फिरते ऐसे करेगा, जैसे कि आपने बुढ़े पर्सन को देखा होगा। ठीक है, जब वो चलते हुए ऐसे करते हैं, ठीक है, तो वो धड़ाम से गिर भी सकते हैं। ठीक है, तो ये उसके अंदर गिरने की वजह से इंजुरी या फिर उसको कोई अदर ट्रॉमा होने का उसके अंदर चांस हो सकता है। ठीक है, द नेक्स्ट वन अगर जो यूरिनरी या जो सिस्टमेटिक जो अफेक्ट होता है वो बॉडी के जो अदर जो सिस्टम होता है उसके अंदर भी अफेक्ट होता है, वो इनमोबिलिटी का या फिर इनएक्टिव उसके अंदर पड़ेगा। ठीक है, तो ये रहेगा द इम्पैक्ट ऑफ द इनमोबिलिटी एंड द इनएक्टिविटी। Okay, the next one we discussing about the lifting, moving, walking and the transferring of the patient। ठीक है, मतलब पेशेंट रहेगा तो उसको किस तरीके से उसका जो मूवमेंट होता है वो हम करवा सकते हैं। ठीक है, तो उससे रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वन हम डिस्कसिंग करेंगे अबाउट द मूविंग द पेशेंट साइड ऑफ द बेड। ठीक है, मतलब ये जो पेशेंट है वो एकदम सीधा जो बेड के बीच वाले पोर्शन के अंदर सोया हुआ है। ठीक है, तो उसको ये उसका जो साइड वाला पार्ट है, ठीक है, मतलब जो उस पेशेंट को बेड के साइड के अंदर इस तरह को उसको कैसे घुमा सकते हैं। ठीक है, और ये पर्सन है वो अपने हिसाब से सेल्फ होता वो मूवमेंट है वो नहीं कर सकता है। ठीक है, तो उसका जो साइड के अंदर उसको मूवमेंट होता है वो कैसे करवा सकते हैं। ठीक है, तो उससे रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, एज फर्स्ट वन स्टैंड क्लोज टू द बेड। ठीक है, मतलब हमको ये बेड वाला जो पार्ट रहेगा तो उस बेड के नजदीक में हमको खड़े हो जाना। ठीक है, तो बेड के नजदीक में खड़े हो जाने के बाद में ऑपोजिट साइड वेयर द पेशेंट मूव। ठीक है, और ये ऑपोजिट साइड है मतलब जो जहां पे पेशेंट होता है वो मूवमेंट करने वाला है तो उस साइड के अंदर हमको मूवमेंट कर लेना है। ठीक है, पर्सन है वो इस साइड के अंदर मुड़ा हुआ होता है, इससे ऑपोजिट साइड हमको इस तरफ पेशेंट को मूवमेंट करवाना है तो उससे ऑपोजिट साइड पेशेंट होगा वो इस तरफ मूवमेंट करना चाहता है। ठीक है, तो इससे ऑपोजिट साइड क्या होगी, ये इस तरफ वाले ऑपोजिट साइड होगी, मतलब इससे आगे वाली साइड इसके अंदर हमको खड़े रहना है। ठीक है, द नेक्स्ट प्लेस द क्लाइंट्स क्रॉस ऑन द चेस्ट। ठीक है, मतलब जो पेशेंट के जो हैंड्स होते हैं वो हमको हाथ होता है वो इस वे के अंदर क्रॉस उसके अंदर रख देना है। ठीक है, इसके जो हाथ होंगे वो इस तरीके से हमको क्रॉस रख देना है। ठीक है, देन नेक्स्ट हाथों को इस वे के अंदर क्रॉस रखने के बाद में नेक्स्ट वन द फॉरवर्ड योर ट्रंक टुवर्ड द पेशेंट। ठीक है, और उसके बाद में हमारा जो ट्रंक वाला मतलब हमारा जो ये वाला जो पार्ट होता है उसको पेशेंट की तरफ हमको इस वे के अंदर झुकाना है। ठीक है, इस तरीके से हमको झुकना है। देन नेक्स्ट फ्लैक्स द नी एंड लिफ्ट द पेल्विक। ठीक है, या तो पेल्विक वाला पार्ट होगा उसको हमको इस वे के अंदर करना है और आगे की तरफ हमको झुक जाना है। ठीक है, इस तरीके से हमको झुक जाना है। ठीक है, तो ये जो घुटने वाला पार्ट होता है इसको हमको इस तरीके से फ्लैक्स कर देना है, मतलब उसको मोड़ देना है। ठीक है, या फिर ये वाला पार्ट होगा इस तरीके से हमको झुक जाना है। ठीक है, देन नेक्स्ट प्लेस योर palm beneath the back of the patient at the upper side। ठीक है, मतलब जो पेशेंट का जो ये अपर वाला हेड का जो अपर वाला पार्ट है कमर वाला एरिया, तो यहाँ पे हमारा जो पाम वाला मतलब हमारा जो ये हथेली वाला जो हाथ का जो पाव जो एरिया होता है वो हमको इस तरीके से हमको नीचे की तरफ रख देना है। ठीक है, देन नेक्स्ट वन हैंड एट द एंकर साइड। ठीक है, और दूसरा हैंड होगा वो उसकी जो एडी का साइड होगा मतलब यहाँ पे जो एडी के साइड के अंदर हमको रख देना है। ठीक है, और उसके बाद में ठीक है एंड मूव द लेफ्ट साइड। ठीक है, और उसके बाद में पेशेंट को मूव उसके साइड के अंदर हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से उसके हाथ के नीचे इसके अंदर रखेंगे। ठीक है, और इस तरीके से पेशेंट को हम मूवमेंट होगा वो करवा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पेशेंट होगा वो हम मूवमेंट होगा उसका करवा सकते हैं। ठीक है, तो पेशेंट इस तरीके से मूवमेंट हो जाएगा और उसके बाद में जो साइड रेल्स होती है मतलब उसको यहाँ से वो पर्सन नीचे नहीं गिर पाए तो उसके लिए हमको जो साइड रेल्स होती है ठीक है, तो वो साइड के अंदर जो ये लोहे की जो रेलिंग होती
दिए वो इसके अंदर लगा देंगे और इससे पेशेंट होगा वो गिरेगा नहीं, ठीक है। तो ये रहेगा द मूविंग द पेशेंट साइड ऑफ द बेड के साइड के अंदर उसको घुमाना। द नेक्स्ट वन हम डिस्कशन करेंगे अबाउट द मूविंग द पेशेंट फ्रॉम वन बेड टू द अनदर बेड ट्रांसफर, ठीक है। मतलब इसके अंदर रहेगा कि एक पर्सन को हम एक बेड से दूसरे बेड के ऊपर कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो उस तरीके का उसके अंदर क्या प्रोसेस उसके अंदर रहेगा, तो उससे रिलेटेड हम उसका मूवमेंट कैसा करवाना है, किस तरीके से हम उसको ट्रांसफर करेंगे, तो उससे रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो सेम इज इट इज स्टैंड नियर द बेड, सेम इज इट इज उसका पहले काम था हमने जो उसके पर्सन को साइड में मूवमेंट करने का बताया, तो उससे रिलेटेड जो सेम इज इट इज हमको बेड के नियर मतलब पैर जो बेड वाला जो पार्ट होता है उसके नजदीक में हमको आ जाना है और अपना जो पोजीशन होता है मतलब जो घुटने वाला जो पार्ट होता है उसको फ्लैक्स कर देना, इस तरीके से मुड़ना है हमको। ऐसा नहीं कि इस तरीके से कमर वाले एरिया को नहीं मोड़ना है, क्योंकि कमर के अंदर दर्द हो गया उसके अंदर प्रॉब्लम लंबे समय तक ऐसा करने से हमको हो सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमको इस तरीके से और ये आगे वाला पार्ट झुकाना है, ठीक है। इसके बाद में इफ नो एनी असिस्टेंस कीप द वन हैंड अंडर द बैक और वन हैंड एट द हिप एरिया, ठीक है। मतलब यदि हमारे पास में यदि कोई असिस्टेंस नहीं होता है, ठीक है, मतलब यदि हम अकेले इस पर्सन को यदि उठाने वाले हैं, यदि हमारे अंदर इतनी एबिलिटी है कि इस पेशेंट को हम उठा सकते हैं अकेले, तो उसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा कि हमारा एक वाला हाथ जो रहेगा वो ये वाला पार्ट रहेगा, तो इसके नीचे हमको एक पार्ट है हमारा वो इस तरीके से हमको रखना है, ठीक है। और दूसरा जो हाथ रहेगा वो इसकी जो हिप वाला पार्ट होता है, ठीक है, मतलब जो ये जांग वाला एरिया होता है इस एरिया के अंदर हमको इस तरीके से उसको पकड़ना है, ठीक है। तो पहला हमारा जो हाथ रहेगा वो इस तरीके से यहाँ पे हमको रखना है और दूसरा हाथ जो रहेगा वो हमको ये कमर वाला एरिया रहेगा और इस तरीके से पेशेंट को हम है वो उठा सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके से पेशेंट को उठा के हम दूसरी जगह पे शिफ्ट हम उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का पेशेंट रहेगा वो उसको शिफ्ट होगा वो एक पर्सन के द्वारा एक असिस्टेंस के द्वारा सिंगल पर्सन वो कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इफ टू असिस्टेंस मतलब हमारे पास में यदि दो जने यदि उठाने वाले हैं, ठीक है, मतलब एक पेशेंट यदि है तो हमारे अंदर उसको उठाने के लिए यदि दो पर्सन यदि होते हैं, ठीक है, तो दो पर्सन यदि होंगे तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, द वन पर्सन कीप द हैंड बीनीथ द हेड एंड ओवर द बैक एरिया, ठीक है। मतलब एक पर्सन रहेगा अपने जो दोनों हाथ रहेगा, एक जो अपना हाथ रहेगा वो कमर वाला एरिया मतलब इस एरिया के अंदर रखेगा ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट, ठीक है। एक पर्सन होगा वो दोनों हाथ इस तरीके से ये वाला पार्ट को उठाएगा, ठीक है। और जो दूसरा जो पर्सन होगा जो हमारे लिए असिस्टेंस का काम कर रहा है वो क्या करेगा, ठीक है, अपना जो सेकेंड वन एट द हिप और द एंकल, ठीक है। और ये एक अपना हाथ होगा एक जो ये वाला एरिया रहेगा यहाँ पे अपना हाथ लगाएगा, ठीक है। और दूसरा अपना हाथ होगा वो पाम वाले एरिया की तरफ इस तरीके से लगाएगा, तो पेशेंट एक वाला यहाँ से उठा लेगा और दूसरा जो हमारे साथ में है वो इस पार्ट को उठा सकता है, ठीक है। तो दो जने होंगे वो मिलके उस पर्सन को इस तरीके से वो पर्सन को उठा सकते हैं, ठीक है। The next, if the three assistants, the one person keep the hand at the head end, ठीक है। और यदि तीन जने उठाने वाले होते हैं, ठीक है, यदि तीन जने उठाने वाले तो उनका डिवीजन कैसे किया जाएगा कि एक पर्सन होगा वो अपना हाथ होगा वो इस तरीके से यहाँ पे लगेगा और एक जना होगा वो सील वाला पार्ट होगा उसको सपोर्ट करेगा, ठीक है। इसके बाद में जो बीच वाला जो दूसरा पर्सन होगा वो ये कमर वाला एरिया होता है, ठीक है, जो ये कमर वाला एरिया होगा तो इस कमर वाले एरिया को सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो तीसरा पर्सन जो दूसरा पर्सन होगा वो इस कमर वाले एरिया को सपोर्ट करेगा, ठीक है। और उसके बाद में जो तीसरा पर्सन होगा वो ये पाम वाला एरिया, ठीक है, और ये जो एंकल वाला एडी वाला जो पार्ट होता है उसको सपोर्ट करेगा। पहले वाला यहाँ पे, ठीक है, तीसरा, ठीक है, दूसरा पीछे के अंदर, ठीक है, और पहले वाला पार्ट होगा वो इसके अंदर इस तरीके से उठाएगा, ठीक है। तो ये तीनों के अंदर इस तरीके से हम उसका डिवीजन होता है वो हम कर सकते हैं, ठीक है। Then next, the use the signal 1 2 3 for the coordination, ठीक है। और इसके अंदर ऐसा रहेगा यदि एक जना उठा रहा है तो अपने हिसाब से उठा सकता है, ठीक
ठीक है। बट यदि 2 जने या तो 3 जने यदि असिस्टेंस के अंदर है और वो यदि उठा रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर यदि एक पर्सन यदि उसको पहले से उठा रहता है और दूसरे ने तो उसको उठाया भी है, ठीक है, तो इसके अंदर ऐसा होना चाहिए कि इस तरीके से पेशेंट को उठाया है और हमको बोलना चाहिए 1 2 3, ठीक है। तो इस तरीके से एक साथ में उस पेशेंट को हमको उठाना है, जिससे क्या होगा कि तीनों के बीच के अंदर कोऑर्डिनेशन होगा, अच्छे से होगा और पर्सन पेशेंट होगा उसको भी डिस्कम्फर्ट नहीं, कुछ भी उसको तकलीफ वगैरह उसके अंदर नहीं होगी और वो अच्छी तरीके से हम उसका मूवमेंट होता है उसको एक बेड से दूसरे बेड के अंदर हम ट्रांसफर करवा सकते हैं, ठीक है। तो इससे इजीली पर्सन को हम एक बेड से दूसरी जगह पे विदाउट एनी डिस्कम्फर्टनेस से उसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये रहेगा द मूविंग द पेशेंट फ्रॉम वन बेड टू द अनदर बेड के ऊपर उसको ट्रांसफर करवाने का प्रोसेस। ओके, द नेक्स्ट वन वी डिस्कसिंग अबाउट द ट्रांसफरिंग एंड द मूवमेंट द क्लाइंट फ्रॉम द बेड टू द व्हील चेयर, ठीक है। मतलब जो पर्सन रहेगा तो उसको हमको व्हील चेयर तो देखी ना, ओके। द नेक्स्ट वन रहेगा द ट्रांसफरिंग एंड द मूविंग द क्लाइंट फ्रॉम द बेड टू द व्हील चेयर, ठीक है। मतलब ये जो पेशेंट रहेगा तो उसको हमको बेड के ऊपर से इस व्हील चेयर के ऊपर हमको किस तरीके से हम उसको ट्रांसफर करेंगे तो उससे रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो ये जो फॉलो क्राइटेरिया रहेगा एज द स्टैंड नियर टू द बेड साइड वेयर द व्हील चेयर इज केप्ट, ठीक है। मतलब हमको जहां पर व्हील चेयर लगा हुआ है उस साइड के अंदर हमको बेड के नियर हमको खड़ा हो जाना है, ठीक है। बेड के नियर खड़ा हो जाने के बाद में assist the client or the elevate the bed to keep the client elevated in the sitting position, ठीक है। इसके अलावा जो बेड का जो पार्ट होगा या तो फिर पेशेंट को हमको असिस्टेंस करना है कि पेशेंट होगा वो इस तरीके से ऊपर खड़ा हो सके, ठीक है, अपने हिसाब से, ठीक है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि बेड का जो एलिवेट वाला पार्ट होता है, ठीक है, बेड को हम इस तरीके से एलिवेट होता है वो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बेड को हम एलिवेट करेंगे तो बेड एलिवेटेड हो जाएगा और पर्सन जो सिटिंग पोजीशन के अंदर आ जाएगा। इस तरीके से बेड करने के बाद पर्सन होगा वो सिटिंग पोजीशन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट आस्क द एलिवेट द सिटिंग एंड द कीप द पेशेंट ऑन द फ्लोर, ठीक है। पेशेंट के जो पाम वाला जो पार्ट होता है उसको पेशेंट को बोल रहे हैं कि अपने पाम होंगे वो आपको फ्लोर के ऊपर रखने, ठीक है। मतलब पेशेंट होगा वो इस तरीके से हो जाएगा और उसको हमको बोलना है कि अपने पाम वो फ्लोर के ऊपर रखिए, ठीक है। तो फ्लोर तक उसके अंदर पाम होते वो आ जाने चाहिए, ठीक है। Then next hold the client and ask to lean forward and keep the wheelchair in the right angle at the unblocked state, ठीक है। मतलब जो पर्सन रहेगा उसको हमको बोलना है, पर्सन यदि ऐसे खड़ा हो जाता है तो उनको बोलना है कि आपके सामने की तरफ झुकिए, ठीक है। तो उसको बोलना है आपके सामने की तरफ झुकने को उसको बोलना है, ठीक है। तो इस तरीके से वो सब प्रोसेस करने के बाद में जो व्हील चेयर होगी वो उसके 90 डिग्री एंगल, मतलब ये जो बेड रहेगा उससे 90 डिग्री एंगल के अंदर जो व्हील चेयर होगी वो हमको उसके अंदर रखने का रहेगा और व्हील चेयर होनी चाहिए वो लॉक कंडीशन के अंदर होनी चाहिए। जो टायर होगा वो मूवमेंट कर सकता है तो इसको हमको जो इसके जो व्हील्स होंगे इसको हमको लॉक कर देना है, ठीक है। Then next keep the hand on the nurse shoulder, ठीक है। और उस पर्सन उसके जो हाथ होते हैं वो नर्स के जो शोल्डर होते हैं यहाँ पे हमने दोनों हाथ होते हैं वो उनको रखने का बोलना है, ठीक है। उनको बोलना है कि अपने दोनों हाथ रहेंगे वो नर्सेस के इस तरीके से ऊपर हाथ ऊपर शोल्डर के वहां पे रख दें, ठीक है। The next legs behind the side, ठीक है। और उसके जो पांव रहेंगे उनको बोलना है कि अपने पांव होंगे वो थोड़े ऐसे पकड़ने के बाद में पांव होंगे उनको इस तरीके से पीछे की तरफ लेके रखने का बोलना है, ठीक है। हाथ रहेंगे वो दोनों ऐसे रहेंगे
और उसके जो पाव होंगे वो थोड़े पीछे की तरफ करने का बोलना है, ऐसा हमको एडवाइस उनको देके उनको रखना है, ठीक है। Then next, flex your leg, knee and the knee forward to the wheelchair and keep on the chair, ठीक है। इसके अलावा उस पर्सन को पकड़ने के बाद में हमको उसको व्हील चेयर के ऊपर बैठा देना है, ठीक है। तो इस तरीके से उस पर्सन को हम बैठ के से लेके उसको व्हील चेयर के ऊपर बैठाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से उस पेशेंट को पकड़ेंगे, ठीक है। और इस तरीके से पकड़ने के बाद में उस पर्सन को खोलेंगे, अपना जो पाँव वाला पोर्शन है वो इस तरीके से रखे और इस तरीके से हमको व्हील चेयर के ऊपर उसको बिठा देंगे और पर्सन होगा वो इस तरीके से बैठ जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस होगा वो उसके अंदर आप एप्लीकेबल कर सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन रहेगा द मूवमेंट ऑन द क्रचेस, ठीक है। मतलब इंडिविजुअल जो पेशेंट रहेगा तो उसका जो मूवमेंट रहेगा, मतलब इस साइड का जो क्रशर आपने देखा होगा कि जो पर्सन होता है वो लंगड़ा हो जाता है, उसका पाँव वगैरह टूट जाता है, तो ये साइड में जो क्रचर्स होता है वो उसके सपोर्ट में होता है और उस क्रचर्स को लेके वो इस तरीके से वो चलता है, ठीक है। तो उसके अंदर जो उस पर्सन का मूवमेंट होगा वो कैसे हो सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो उसका जो वॉकिंग स्टाइल होगा, उसका जो मूवमेंट का जो स्टाइल होगा वो इस 4 तरीके से, मतलब 4 टाइप्स के अंदर उसको डिवीजन किया गया। फर्स्ट वन तो 4 पॉइंट गेट रहेगा। गेट का मतलब रहेगा उसकी जो चाल, ठीक है, मतलब उसका जो वॉकिंग करने का जो स्टाइल रहेगा उसको हम गेट बोलते हैं, ठीक है। तो 4 पॉइंट गेट रहेगा, 2 पॉइंट गेट रहेगा, 3 पॉइंट गेट एंड स्विंगिंग थ्रू, ठीक है। तो ये इस टाइप का जो मूवमेंट होगा वो इंडिविजुअल पेशेंट इस क्रशर के ऊपर वो मूवमेंट करेगा, तो उससे रिलेटेड आपको बताया जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट वन रहेगा फर्स्ट वन, तो क्रशर का यूज करके हम 4 पॉइंट जो गेट रहेगा उससे रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो 4 पॉइंट जो गेट वाला जो पार्ट्स रहेगा, द नेक्स्ट वन वी डिस्कसिंग अबाउट द मूवमेंट ऑफ द पेशेंट ऑन द क्रशर, ठीक है। मतलब इस साइड में जो क्रशर होता है उसका यूज लेके उस पर्सन का मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास में जो क्रशर अवेलेबल नहीं है तो इस आईवी स्टैंड के द्वारा आपको मूवमेंट होगा वो बताया जाएगा, ठीक है। पर्सन होगा वो इस तरीके से रहेगा, ठीक है। और सबसे पहले हम 4 मूवमेंट का 4 पॉइंट को देखेंगे, ठीक है। तो एक पर्सन होता है वो 1 और 2, ठीक है, 3 और 4, ठीक है। तो वापस अभी 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये जो गेट रहेगा मतलब उसका जो मूवमेंट स्टाइल रहेगा वो 4 पॉइंट का रहेगा, ठीक है। पर्सन 1 2 इसके द्वारा करेगा, फिर 3 4, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट का गेट उसका जो वॉकिंग स्टाइल इसके अंदर रहेगा ऑन द क्रशर, मतलब इस साइड के क्रशर के अंदर इसका इस साइड के अंदर मूवमेंट रहता है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन रहेगा द 3 पॉइंट गेट, ठीक है। 3 पॉइंट गेट के अंदर पर्सन होगा वो 3 स्टेप के अंदर मूवमेंट होगा वो करता है, ठीक है। तो पर्सन होगा वो 3 वे के अंदर मूवमेंट करेगा इस तरीके से, ठीक है। तो पहला जो मूवमेंट रहेगा ये दोनों एक साथ में उठाएगा, ठीक है। इस तरीके से दोनों एक स्टाइल में उठाएगा, 1 फिर 2 और 3, ठीक है। पहले फिर जो वीक वाला जो पार्ट है, मतलब जो सबसे उसका जो वीक वाला पार्ट है, जो टूटा हुआ पाव है वो पहले रहेगा और वो, ठीक है, 3, ठीक है। तो ये 1 2 और 3, ठीक है, 1 2 और 3, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट के अंदर उसका जो वॉकिंग स्टाइल इसके अंदर रहेगा, तो इस साइड का उसके अंदर रहेगा, ठीक है। द नेक्स्ट सेकंड टाइप का उसके अंदर रहेगा द 2 पॉइंट गेट, ठीक है। 2 पॉइंट गेट का मतलब पर्सन रहेगा वो 2 पॉइंट के अंदर चलेगा, ठीक है। 2 पॉइंट के अंदर मतलब इस पर्सन रहेगा, ठीक है, वो पर्सन इस के अंदर रहेगा। तो ये 1 और ये 2, ठीक है, ये 1 और ये 2, ठीक है। तो इस पॉइंट के अंदर नॉर्मली जो पर्सन चलता है वो इस तरीके से चलेगा, तो वो 2 पॉइंट के अंदर इंक्लूडेड रहेगा, ठीक है। द नेक्स्ट वन रहेगा द स्विंगिंग थ्रू, ठीक है। इंडिविजुअल पर्सन होता है वो झूले की तरह आगे बढ़ता है, ठीक है। मतलब पर्सन होगा वो दोनों पार्ट जो अपना वेट होता है वो नहीं रख पाता है और उसके अंदर दोनों पाँव से उसके अंदर कटे हुए होते हैं, ठीक है। तो दोनों पाँव यदि कटे हुए होंगे, ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल पर्सन ये होता है और उसका दोनों पाँव होते हैं वो कटे हुए होते हैं, दोनों पाँव उसके अंदर नहीं होते, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, वो इस तरीके से झूलते हुए इस तरीके से
आएगा, ठीक है, कोई भी मूवमेंट होगा उसके अंदर नहीं करेगा, ठीक है। तो ये रहेगा जो स्विंगिंग टाइप का वेट इसके अंदर इंक्लूडेड रहेगा।